करें स्टार्ट फिर। कितने लोगों के साथ वहां पे हो गए? और तीन ही यहाँ पे। लड़कियां कहाँ हैं यार जो तुम लोग के साथ? तीन चार मेरे ख्याल गर्ल्स भी थी। यहीं पे तो नहीं है? ऑनलाइन है क्या? नहीं, ऑनलाइन भी नहीं है। मैं ही हूँ सर ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं है। चलो ठीक है। किरण, ओके ठीक है किरण। ठीक है, किरण इज हियर। चलो जी ठीक है। सो लेट अस गाइस, पीपीटी दिख रही है सबको? ओके, सो आर बेसिकली एम टुडे इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर्स फॉर जनरल स्टडीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं ज्यादा, इससे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर सकता कि आपके जो है जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी तैयारी कर लो, जितना मर्जी एमसीक्यूज कर लो, पर प्री चैंपियन बन जाओगे अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी थी। और अगर आप आंसर राइटिंग प्रॉपरली नहीं की हुई तो आपके साथ हर साल ऐसा होगा, आप हर साल प्री निकालोगे, मेंस में हर साल बाहर आ जाओगे। ठीक है, और आपको बिलीव नहीं होगा, मोर देन 75% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी और स्टेट सर्विस में अपियर कर रहे हैं, जो प्री तो निकाल लेते हैं बट मेंस कभी नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, कंसिडर दिस 75% इज अ बिग लॉट। टी थ्री फोर्थ है। अगर हम क्लास में बात करें तो टोटल अभी यहाँ पे 7-8 बच्चे, यहाँ पे आप लोग बैठे हो तो 10-12 लोग हैं। इसमें से भी 3/4 लोग ऐसे होंगे जो प्री तो निकाल लेंगे बट मेंस नहीं निकाल पाएंगे। इवेंचुअली क्या होगा, इधर उधर के पेपर क्रैक करोगे और यूपीएससी का सपना छोड़ना पड़ेगा, या एचपीएस का सपना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे अंडरमाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन यूपीएससी, और वो क्या है? आंसर्स लिखना। और सिर्फ ऐसे ऐसे कोई आंसर नहीं लिखने, अच्छे आंसर लिखना, प्रेजेंटेबल आंसर लिखना। वो आंसर जिसमें आप अपने नॉलेज को नहीं, वो नॉलेज जो कि एग्जामिनर ने आपसे मांगी हुई है, उस नॉलेज को अच्छे वे में प्रेजेंट करके अगर वहां पे आंसर में नहीं लिखोगे टाइम बाउंड मैनर में, तो आप जो है क्या होगा, इवेंचुअली प्री चैंपियन बनोगे, मेंस कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है कि नहीं? तो आप अभी मेरे को देख रहे हो, मैं भी प्री चैंपियन था। मैंने 6 में जो है, सॉरी 5 अटेम्प्ट दिए अपने टोटल, पांचों बारी प्री निकाला, सिर्फ एक बारी मेंस निकाल पाया, एक ही बारी इंटरव्यू दिया मैंने। क्यों? बिकॉज मेरे से प्री का कोई एमसीक्यू वाला कोई पेपर आज तक नहीं रुका, और मेंस वाले 80% पेपर मेरे रुके हैं। ठीक है जी, सिर्फ एच एस छूट गया था, एच एस उतर गया था, एच एस निकल गया था, और एक आपका आई एस का निकल गया था एक बारी, दैट इज इट। कोई आवाज रखो बंद, मनु अपना माइक बंद रखो। ओके, सो मेरे कहने का बेसिकली मतलब है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। पहले हम लोग, क्योंकि 2011 से पहले का जो सिलेबस या जो पैटर्न होता था उसमें आंसर राइटिंग का कोई महत्व नहीं होता था। उसमें आपको नॉलेज जितना ज्यादा गेन कर सको, क्योंकि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उसमें, और उसमें आपका नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट था रेदर देन आपके आंसर राइटिंग का स्किल। बट आज के टाइम पे अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो पेपर इतना ज्यादा डायनेमिक है, यूपीएससी का लगा लो, एचएस का लगा लो, पेपर ज्यादा इतना ज्यादा डायनेमिक है कि उसमें आपके नॉलेज का जो है उसका जो एस्पेक्ट है वो कम होगा, बट आपके प्रेजेंटेशन की जो स्किल है उसका एस्पेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको बहुत बारी देखने को मिला होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा जो है बिलो 100 जो है रैंक स्कोर कर गया। ठीक है, अभी हिमाचल की है ना लड़की जिसने पहले अटेम्प्ट में 80 समथिंग स्कोर किया रैंक। तो उसने ऐसा कैसे कर दिया? उसके पास नॉलेज ज्यादा होगी? आंसर इज नो। अगर उसको आप पूछ लोगे, 40 चीजें पूछ लोगे, एक दो पॉलिटी के सवाल उठा के पूछ लोगे, या एक दो हिस्ट्री के सवाल उठा के पूछ लोगे, देर इज अ हाई चांस कि उसके पास उसका आंसर नहीं होगा। बट देर इज अ हाई चांस कि जब वो आंसर लिखेगी किसी चीज का, तो बहुत अच्छा आंसर लिखेगी, एंड दैट इज वाई उसके मेंस में अच्छे मार्क्स हैं। एंड दैट इज वाई प्री चाहे 1-2 नंबर से निकाला होगा, बट मेंस जो है, मेंस में अच्छा मार्क्स लिया, सीधे सीधे जो है रैंक पकड़ा। सो आज के डेट में जितना इंपॉर्टेंट जो है प्री में एमसीक्यूज की स्ट्रेटेजी बनाना है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड दिस। पल्ले बांध लो अपनी बात गाइस, जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं मेरे को, पल्ले बांध लो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो पहले दिन से बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले दिन आंसर लिखोगे तो कच्चा आंसर लिखोगे। ये प्रैक्टिस जो है विद टाइम डेवलप होती है। कोई साइकिल चलाना पहले दिन से नहीं सीखता। आप लोगों ने जो भी ग्रेजुएशन में आंसर लिखे हैं, कचरा आंसर लिखते थे, बट वहां पे टीचर्स भी आपको जो है माइंड नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि 2 पेज भरे हुए हैं, बीच में गाना लिखा है, जो मर्जी लिखा है आपने, डज नॉट मैटर, आपको जो है नंबर दे दिए। उनको भी काम यही है। ठीक है, उनको शीट के पैसे मिलने और 100 शीट्स चेक करनी है। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर एक वर्ड आपका जो है जज होगा एक मॉडल आंसर के साथ। सो अगेन यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस तरह से आंसर लिख रहे हो। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ जो है वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट हाउ टू राइट गुड आंसर फॉर जनरल स्टडीज। एंड इसको स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर आंसर। ठीक है, जब भी आप आंसर राइटिंग की बात करते हो तो सबसे पहला आपका चीज आता है वो है पर्पस। क्या है आपके आंसर राइटिंग? अब बताओ भाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर आंसर? क्या चीज है? अपनी नॉलेज को दिखाना है आंसर में? अपनी नॉलेज को दिखाना है आंसर में, ये आपका पर्पस है? हाँ जी गाइस, कोई बताओ पर्पस क्या है आपके आंसर्स का?
आपके आंसर्स का पर्पस इज इट टू शो द नॉलेज दैट यू हैव फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक? ये होता है? आंसर इज नो। ठीक है कि नहीं? आपका नॉलेज जो है वो बहुत सेकेंडरी रोल प्ले करता है आपके आंसर के पर्पस के लिए। इट इज अ वेरी सेकेंडरी रोल, क्योंकि ये बहुत बड़ी धारणा है कि हम लोगों को अगर आंसर लिख रहे हैं तो हमारे आंसर का पर्पस है आपकी अपनी नॉलेज दिखाना उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर आप ग्रेजुएशन में आंसर लिख रहे हो, इस तरह का आंसर लिख रहे हो, सो ग्रेजुएशन में चल जाता है। ठीक है ना? ग्रेजुएशन में कोई टॉपिक के ऊपर आ गया, चीज ये नहीं देखा आपने क्या पूछ रहे हैं उसके अंदर, वो टॉपिक देखा आपने कि बस ये टॉपिक है, ये तो मैं पढ़ के आया था, मैंने कुंजी पढ़ी हुई है, मैंने ये लास्ट में रट लिया था, वो आपने A to Z छाप दिया वहां पे जैसे आपको दिमाग में याद है। आपने अपना नॉलेज दिखाया, अगर आप यहाँ पे अपना नॉलेज दिखाओगे तो आपको एक नंबर नहीं मिलने वाला। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू डू नॉट नीड टू शो योर नॉलेज। अगर आप अपना नॉलेज यहाँ पे दिखाने आए तो वो भी गलत है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे अपना क्रिएटिव स्किल दिखाने आए हो कि मैं देखो कितना फ्लावरी लिख सकता हूँ, कितना ब्यूटीफुली अपने आंसर को कर्सिव राइटिंग्स में या एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको लिख सकता हूँ, तो भी आप बहुत बड़े फेलियर के हकदार बनोगे। आपके एस्से में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 250 में से एस्से में 160 नंबर भी ले लोगे, 150 नंबर भी ले लोगे, बट जब जीएस की बारी आएगी तो जीएस में रहोगे, 100 नंबर भी ऊपर नहीं टाप पाओगे 250 में से। समझ में आई? सो आर वी गोइंग फॉर क्रिएटिव स्किल? आंसर इज नो। आर वी ट्राइंग टू शो अवर नॉलेज टू दी अवर टॉपिक के ऊपर नॉलेज हम लोग दिखा रहे हैं? नहीं। द ओनली इंटेंट ऑफ द आंसर, ध्यान से सुनो, द ओनली इंटेंट ऑफ योर आंसर इज टू कंपेल द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर आपका आंसर चेक कर रहा है उसको कंपेल करना कि वो आपको मीडियन से ज्यादा मार्क्स दे। ठीक है ना? मीडियन, मीडियन मींस अगर आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, ध्यान से सुनो, 15 मार्क्स अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको मीडियन से ज्यादा 7.5 से 8 मार्क्स यहाँ पे लेने हैं। दिस इज योर बेसिक एंड सोल पर्पस ऑफ राइटिंग आंसर, कि आपको उस मीडियन से ऊपर रहना है। अगर आप उस मीडियन से ऊपर रहोगे, आपको पता है यूपीएससी के टॉपर्स जो है दे आर नॉट स्कोरिंग मोर देन 50%, है कि नहीं? 50% से ज्यादा जो है कोई नहीं स्कोर करता है, 50% वाला टॉपर हो जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? 50% वाला अगर टॉपर है तो आपको क्या करना है? आपको मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे, प्री का मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं, तो प्री चैंपियन बन के कोई फायदा नहीं। मेंस के मार्क्स में आपको जो है मीडियन से ज्यादा स्कोर करना है। एक एक मार्क अगर मीडियन से ज्यादा आपने स्कोर किया हुआ है तो आप 50% के ऊपर गिरोगे, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होएगा। टॉप नहीं भी करोगे तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो, 100 या 1000 के रैंकिंग में जो है पक्का फंसने वाले हो। ठीक है कि नहीं? सो दैट इंपॉर्टेंट इज योर आंसर राइटिंग, एंड दैट इंपॉर्टेंट इज कि आप जो है एग्जामिनर को कंपेल करो, जो आपका आंसर चेक कर रहा है वो आपको एटलीस्ट मीडियन से ज्यादा मार्क्स दे। दैट इज व्हाट यू गॉट टू डू। किस तरह करोगे कंपेल करने के लिए उसको? हाउ वुड यू कंपेल हिम टू गिव द आंसर, और हाउ वुड यू कंपेल हिम टू गिव मैक्सिमम आंसर? कैसे करोगे उसको कंपेल? हाउ वुड यू डू इट? बाय शोइंग योर नॉलेज? नो। बाय राइटिंग क्रिएटिवली? आंसर इज नो। क्रिएटिव राइटिंग का आपको टाइम ही नहीं होगा वहां पे, बिकॉज आपको 20 या 22 क्वेश्चन करने होंगे 3 घंटे के अंदर। एक क्वेश्चन में आपको एवरेज 7 से 8 मिनट मिलेंगे। आप क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर दिमाग ही नहीं जाएगा आपका। आगे बताऊंगा, अभी हैंड राइटिंग के ऊपर ही बात करेंगे अभी हम। ठीक है? अगर अच्छी नहीं है तो भाई मुश्किल है। तो आई विल डिस्कस दैट। ठीक है? सो कंपेल करना है एग्जामिनर को। कैसे कंपेल करना है? यूपीएससी ने खुद ही बता रखा है कैसे कंपेल करना है एग्जामिनर को। ठीक है? यूपीएससी का अगर मेंस का इंस्ट्रक्शन देखोगे खोल के तो लिखा हुआ है दैट अ कैंडिडेट मस्ट राइट द आंसर इन अ लूसिड और क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मैनर। लूसिड, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, बट नॉट एनी इंफॉर्मेशन। टॉपिक कैन बी एनीथिंग, टॉपिक कैन बी पेट्रियार्की, पितृवादी समाज के बारे में कोई टॉपिक हो सकता है, बट उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। टॉपिक के ऊपर नहीं, जो इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, जो इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने क्वेश्चन के थ्रू मांगी हुई है और जिस तरह से मांगी हुई है, अगर आप उसे क्लियरली स्ट्रक्चर्ड वे में, लूसिड का मतलब क्लियर होता है, क्लियर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर उसे आप दिखा पाओगे तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आप देखोगे कुछ लोग जो एवरेज एस्से में बहुत एवरेज स्कोर कर रहे हैं बिकॉज उनकी क्रिएटिव राइटिंग कुछ नहीं है, वो जीएस में 100, 130, 140 नंबर भी लेके जा रहे हैं। फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप कि यार ये तो ऐसा गधा आंसर लिखता था, या ये तो आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट आंसर लिखता था, इसके इतने मार्क्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इसको स्ट्रेटेजी पता है क्या करना है। इसको एक ही काम करना है, मीडियन से ऊपर मार्क्स लेने। और वो कैसे लेने हैं? जो चीज क्वेश्चन में पूछी हुई है, जिस हिसाब से पूछे, जिस तरीके से पूछी हुई है, उसको उसी हिसाब से परोसना है। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टूड?
ये काम अपने को करना है। क्यों? अभी मैं इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ यार, ये पहले वाले टॉपिक के ऊपर बताता हूँ मैं आपको। किसी सीनियर कैंडिडेट से मिलोगे ना, सीनियर कैंडिडेट से, उसको अगर ये बात बताओगे तो हंसेगा कि भाई ये क्या बता रहा है, तो मुझे बहुत पहले से पता है। फिर भी 70% से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो यही काम करते हैं, वो वहां जाके भूल जाते हैं। जब मेंस के ऊपर बैठते हैं ना, वो वहां जाके भूल जाते हैं कि उनका काम क्या है बेसिकली। वो वहां पे अपनी नॉलेज दिखाते हैं, या वो ये भूल जाते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में टॉपिक देखते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। इवेंचुअली क्वेश्चन जब लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो उनके आंसर का कोई मतलब नहीं बनता। उसमें वो इंफॉर्मेशन होती है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट जिस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए, जिस तरह से दिखाई जानी चाहिए, जिस तरह से दी जानी चाहिए, वो नहीं करते। And that is why most of the people fail in the mains examination, because they do not understand the psyche of the examiner. एग्जामिनर की साइकी है कि वो सिर्फ आपको टू दी पॉइंट आंसर्स देखेगा, वो पॉइंट देखेगा जहां पे उसको लग रहा है, या उसके पास जो मॉडल आंसर है अगर उससे वो आंसर मेल खा रहा है। तो मेल कब खाएगा? जब आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, देखा है उसके अंदर क्या चीज डिमांड करी हुई है, टॉपिक में क्या चीज पूछा हुआ है, क्या उसका थीम है, क्या उसका डायरेक्टिव है। जब आप ये सब चीजें देखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें मैं भी आगे डिस्कस करने लगा हूं। बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रॉड ओवरऑल फिलॉसफी कि आंसर राइटिंग में क्या चीज होती है। ठीक है, सो पल्ले बांध लो। अगर आप कहीं और आंसर लिख रहे हो तो जहां मर्जी आंसर लिखो, जैसे मर्जी लिखो, बट जब आप यूपीएससी में या फिर अपनी स्टेट सर्विसेज में आंसर लिख रहे हो, आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर लिखना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ना कि वो चीज जो आपके दिमाग में उस चीज के बारे में। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। ओके, हम लोग करेंगे। वंदना अपना माइक ऑफ रखो प्लीज। तो वी विल डू दिस। अभी हम देखेंगे, जब मैं आपको आगे एग्जांपल लूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे होगा। ठीक है कि नहीं, देखेंगे हम इसको। चलो, सो जब भी आप अपना आंसर लिखते हो, ठीक है ना, जब भी आप अपना आंसर लिखते हो, तो हमने क्या बोला पीछे, अभी एग्जामिनर से आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने। कैसे लोगे अपने मार्क्स मैक्सिमम? एग्जामिनर की सोचो यार, एग्जामिनर के पास जो है बहुत सारा कत्था है पेपर चेक करने का। मॉडल आंसर एक बार ही पढ़ लिया है, बार बार तो नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन देखेगा मॉडल आंसर पढ़ेगा, आपका क्वेश्चन देखेगा मॉडल आंसर पढ़ेगा, ऐसा कभी होता नहीं। अच्छे वेल रिटन प्रोफेसर होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, जस्ट एक बार मॉडल आंसर देखेंगे, उन्हें पता चल गया है उन्हें क्या देखना है आंसर में, देन दे विल स्टार्ट चेकिंग योर आंसर। है कि नहीं? अंडरस्टूड? होता है ना, ऐसी होता है ना कि आंसर चेक करने लग गए उसी टाइम पे। अब दो तरह ने आंसर लिखा हुआ है। एक भाई ने अपने आंसर में जो है जैसे से घाचा माचा मारा हुआ है, कंप्लीट मिक्स कर रखा है, गंदी हैंड राइटिंग लिखी हुई है, कोई अंडरलाइनिंग नहीं कर रखी है, पॉइंट्स को जंबल कर रखा है, प्रायोरिटाइज नहीं कर रखा अपने पॉइंट्स को। और एक ने बड़ा ही ब्यूटीफुली उसको पैराग्राफ्स में या पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट एरियाज को अंडरलाइन कर रखा है, टॉप प्रायोरिटी के पॉइंट्स को ऊपर रखा है, बाकी प्रायोरिटी के पॉइंट्स को नीचे रखा हुआ है। तो आंसर के मार्क्स जो है किसको ज्यादा मिलेंगे? ऑब्वियस ही बात है, इस बंदे को। क्योंकि एग्जामिनर उसी टाइम देखेगा, उसी टाइम जो कीवर्ड उसने वहां पे अपने मॉडल आंसर में देखे हैं, वो कीवर्ड उसे यहाँ पे एकदम दिख जाएंगे। उसको कोई एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा। है कि नहीं? एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, टिक 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 एंड मीडियन मार्क्स, और मोर देन मीडियन मार्क्स, विच इज अवर बेसिक एम टू गेट दी। है ना, हमारा एम यही है कि मीडियन मार्क्स से ऊपर लेना है। ये काम करेंगे। अगर किसी ने घाचा माचा मारा, घाचा माचा समझते हो ना, घाचा माचा इस जिसको हम लोग ग्रेजुएशन वाले उसमें करते हैं, बस लिखना स्टार्ट करते हैं, कोई अंडरलाइनिंग नहीं। पैराग्राफ स्टार्ट किया तो कोई पैराग्राफ पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है, कोई इंट्रोडक्शन स्टार्ट की तो एक एक पेज की इंट्रोडक्शन ही लिख डाली आप लोगों ने। अगर इस तरह के आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा? उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? स्ट्रेन स्ट्रेन क्यों पड़ेगा? बिकॉज वो मॉडल आंसर के पॉइंट्स इसमें खोज रहा है। एक में उसको सीधा हुआ परोसी हुई खिचड़ी मिली हुई है, या परोसा हुआ जो है सामान मिला हुआ है, विच ही कैन डायरेक्टली सी, ऑब्जर्व एंड देन क्या करे, आप उसको इवेल्युएट करते। एक में उसे ये सब चीजें खोजनी पड़ रही है। तो नो मैटर हाउ गुड दिस आंसर इज, नो मैटर हाउ गुड दिस आंसर इज, द चांसेस ऑफ दिस आंसर गेटिंग मीडियन मार्क्स इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर एक ही टाइम पे इस आंसर को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं जब वो पहले पहले पढ़ा हो, पहली बारी वो पहले पेज जो है, पहले दिन का पहला आंसर अगर वो ये ऐसा चेक कर रहा है, तब शायद उसे मार्क्स मिल जाए, वरना देर इज जीरो चांस कि उसको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दैट इज वाई आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ जो लड़के लोग होते हैं बहुत माड़े मार्क्स लेके आते हैं मेंस में, और मोस्ट ऑफ जो लड़की लोग होती हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती है। क्यों? बिकॉज लड़की लोगों का कुछ है, दे आर बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे खूबसूरत से हैंड राइटिंग लिखेंगे। हमारे हाथ पता नहीं बचपन में टूट गए या क्या हुआ, हमने क्या किया इनके साथ, हम लोग बड़े काचा माचा करते हैं इसमें। ठीक है ना, ए एंड द का कोई सेंस नहीं बनता है, बी एच में कोई फर्क नहीं है, इस तरह के आंसर लिखेंगे। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ठीक है कि नहीं? सो
तीन तरह से हम लोग इसे अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपका आंसर, दिस इज लेजिबिलिटी। जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। सो हाउ कैन यू अकॉम्प्लिश द टास्क ऑफ गेटिंग मीडियन मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तीन चीजों से कर सकते हो। पहली चीज आपकी क्या है? लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लेजिबिलिटी का व्हाट डू यू मीन बाय लेजिबिलिटी? हाँ जी गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिबिलिटी? क्या होता है लेजिबिलिटी का मतलब? ग्रेस बताओ, लेजिबिलिटी का मतलब? लेजिबल होना, दिखना, है ना? इट इज बेसिकली विजुअल ट्रीट। होता है ना आपको, जैसे अभी खाना है, अभी देखो, अभी आप अपना रोड साइड खाओगे, रोड साइड खाओगे तो रोड साइड में आपको अगर मोमोज आपने खाने हैं रोड साइड में, फिजिकल, दिस इज हाउ सोशियोलॉजी वर्क्स ना। सोशल वर्ल्ड में अगर आप देखो एग्जांपल मिल जाएंगे। यू गो टू अ रोड साइड ढाबा और यू विल गो टू अ रोड साइड एरिया जहाँ पे आपको अपने ऑर्डर किया मोमोज दे दे भाई, तो मोमोज के ऐसे गंदे से मोमोज पड़े हैं, चटनी पड़ी है, एंड यू विल नॉट, अगर वो बोलेगा ना 200 रुपए के मोमोज है, तो आप बोलोगे भैया खुद ही खा ले, इतना महंगे मोमोज तो पता नहीं तू कैसे दे रहा है। ठीक है कि नहीं? Visual treat is the most important aspect of answer writing. That means your answer should be visually, it should be fantastic, it should give you a sense of uh, एक basically एक sense of beauty दिखनी चाहिए आपके आंसर में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बाय राइटिंग क्रिएटिवली, नहीं, वो सी का ऐसे करके सी लिखो, वैसे नहीं, इस तरह नहीं कह रहा मैं। इट शुड बी विजिबली सो गुड। एग्जाम्पल इज वही मोमोज अगर आप किसी ये यो चाइना में या 5 स्टार वाले उसमें खाओगे, वो आपको एक बड़े से उसमें ऐसे क्यूट से बना के 4-5 बीच में चटनी डाल के ऐसे देंगे, आपसे 400 रुपए चार्ज करेंगे उसी मोमोज के, बट यू विल हैप्पीली गिव इट। काय को दोगे? बिकॉज इट इज अ विजुअल ट्रीट। वो देखोगे आप एंड योर सेंसेस विल गेट व्हाट? सेटिस्फाइड। समझ रहे हो? सो लेजिबिलिटी, दैट मीन्स हैंड राइटिंग, एंड द वे यू राइट योर सेंटेंसेस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड and one of the most important aspects of answer writing. Words as simple as possible, sentences as simple as possible. बिल्कुल सिंपल आंसर लिखना है। I'm not talking about you write creative और you write active passive करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल टू द पॉइंट आंसर लिखना है, स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है? वो अभी आगे बताऊंगा मैं, ऐसे इतनी जल्दी थोड़ा, धीरे धीरे। I'll beat around the bush for a while and then, हाँ, ट्रांसपेरेंसी शो हो रहा है जो जिसमें, यस, ट्रांसपेरेंसी, आई वुड से इट इज ब्यूटी टू वॉच। देखा किसी ने पेपर देखा, वेरी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, वाह मजा आ गया यार। हर सेंटेंस जो है बिना बस एक बारी पढ़ के, एक बारी आंख घुमा के उसमें सब कुछ पता चल रहा है उसने क्या लिखा है। इन दैट वे व्हाट विल हैपन, अगर आप देखो सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो और टू दी पॉइंट लिख रहे हो और बहुत अच्छे से लिख रहे हो सिंपल सेंटेंस, एग्जामिनर वुड रीड इट इन वन गो, ही विल गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टॉक। जो आप बोलना चाहते हो उसे समझ में आ गया, ही विल गिव यू मार्क्स फॉर दैट। अगर आपने एक्टिव पैसिव कर रखी है, दो दिस हैज नॉट बीन कॉमा फॉर द टाइम ऑफ दिस, एंड वो आप उसमें पहुंच नहीं रहे, मुद्दे पे पहुंच नहीं रहे, एंड एग्जामिनर हैज टू फोर्सफुली सी कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू राइट। जब उसके दिमाग में आ गया ना व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, एग्जामिनर के दिमाग में आ गया कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, तो उसको वो आपको कभी अच्छे मार्क्स नहीं देगा। गेट माई पॉइंट? लग रहा भाई पता मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? दैट मीन्स योर आंसर हैज टू बी legibly beautiful. It should be legible. It should be simple to the point, yet हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो कि उसको सर्च करना ना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया, विजुअल ट्रीट इज अगेन जो आपकी सेंसेस को सर्टिफाई करती है, आप उसके लिए मार्क्स देते हैं। बेसिक साइकोलॉजी, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है, बट इतना ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आधा आधा मार्क अगर आपकी हैंडराइटिंग आपको दिला देती है, तो 20 मार्क्स के बाद आपके 10 मार्क्स ऊपर हैं। एक पेपर में आपके मार्क्स 10 मार्क्स ऊपर हैं, ये 10 मार्क्स आपको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं, या आपको एक गंदी सर्विस से एक अच्छी सर्विस दिला सकते हैं। आईपीएस मिल गया, वरना आपको क्या मिला? पोस्टल सर्विस मिली। ठीक है ना? वो भी पीएस है, ये भी पीएस है, बट ये पोस्टल सर्विस है, वो पुलिस सर्विस। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहने की कोशिश करो? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। सेकेंड इज स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। ठीक है कि नहीं? अब ब्यूटीफुल दिख तो रहा है आंसर,
वहां भी क्या हैंडराइटिंग में लिखा है, डिस्टेंस बहुत अच्छा है, वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस अच्छे लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस के बीच में प्रॉपर गैप है, या अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है तो प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ा हुआ है, बहुत मजा है। बट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी, कोई ढंग का इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई कंक्लूजन प्रॉपर नहीं है, पॉइंट्स को जो है प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ, छोटा बेकार पॉइंट ऊपर लिख दिया, माड़ा सबसे अच्छा पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई दो सेंटेंस के बीच में कनेक्शन नहीं है, एक सेंटेंस कुछ लिखा, दूसरे सेंटेंस में बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, यू विल नेवर गेट गुड मार्क्स। ठीक है जी। कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर जिंदगी में पढ़ा होगा ना, तो उसमें हेनरी फ्योल ने कहा था, बहुत अच्छा थिंकर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर है, ही सेड विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूअल। बिना ढांचे के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है, वो क्रूअल होता है, जालिम होता है। क्यों? बिकॉज जब बाहर से कोई उसको देखेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। Without structure, organization is cruel. Similarly, without structure in your answer or without framework in your answer is cruel. And वो cruelty examiner को दिखेगी, he will never give you good marks. So, structure and framework, second most important thing. So I said three things. So I've discussed, first thing is your eligibility, second thing is structure framework, then third thing is the content. नाउ मैंने तीसरे में क्यों लिखा कंटेंट? अब तो आप बोलोगे कंटेंट नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो, कंटेंट इज द किंग, एंड कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी ढंग का नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? बात बिल्कुल सही है। जनरल अगर रूल अप्लाई करे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दिस इज बेसिकली अ फैक्ट। अगर आप ढंग से कंटेंट नहीं लिखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट कंसिडर वेयर यू आर सिटिंग, कहाँ पे बैठे हो आप, वेयर आर यू सिटिंग राइट नाउ, नो नॉट राइट नाउ, बट जब आप ये आंसर लिख रहे हो, वेयर आर यू सिटिंग? यू आर सिटिंग इन मेंस एग्जामिनेशन, you're sitting in mains examination, you're sitting with how many people, कितने लोगों के साथ बैठे हो आप? हाउ नहीं, नॉट लैक्स, प्री में निकल गए वो लैक्स, अब कितने बच्चे हैं वहां पे? हाउ मेनी आर देयर? दे आर जस्ट 13 to 14,000 पीपल, 13 से 14,000 लोगों के बीच में बैठे हो, एंड दिस इज द क्रीम ऑफ द कंट्री, क्रीम ऑफ द कंट्री। ये हर इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ के आए हैं, पढ़ के आएंगे नहीं, ये कुछ वही वाजीराम से उठ के आए हैं, कोई विजन से उठ के आए हैं, कोई O2 से भी उठ के जाएंगे, तो हर एरिया की, हर कंट्री की टॉप क्रीम एंड कंटेंट वाइज हर चीज पढ़ी होगी उन्होंने, वो बैठे हुए साथ, तो उनको कंटेंट का डर होगा क्या? आप लोग बैठे होगे, आपको कंटेंट का डर होगा? कोई कोई एक टॉपिक उस टाइम तक आपको इतना पता होगा हर चीज के ऊपर, कोई एक टॉपिक उठाओगे वो तो आपके लिए दुखती रग होगी कि बस ये छेड़ दी और मुझे इसके बारे में इतना पता है। anything and everything, you'll have lots and lots of information about it. ठीक है कि नहीं? सो कंटेंट दैट्स व्हाई इज पुट इन द थर्ड, क्योंकि कंटेंट मैटर नहीं करेगा, सबके पास ऑलमोस्ट एक जैसा कंटेंट होगा, आपने भी वही पढ़ना है, हमने भी आपको वही पढ़ाना है, आप अपने हिस्से से भी वही पढ़ोगे। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ोगे? न्यूज़पेपर से, हमने भी न्यूज़पेपर से पढ़ाना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उन्हीं बुक से पढ़ोगे, कुछ नया तो नहीं किया ना, तो कंटेंट सबके पास वही है। सो कंटेंट के मामले में यू विल नेवर बी डिसएडवांटेज। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएंगे 20 में से 14 का आंसर सबको पता होगा, 6 बाकी 6 जो है उसका किसी को पता नहीं होगा, वो जस्ट साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने के लिए यूपीएससी डालती है कि भाई इसका आंसर तो किसी को पता ही नहीं, हो ही नहीं सकता पता किसी को, ठीक है कि नहीं? बट दीज 14 क्वेश्चंस एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी हैज पॉइंट्स विद फॉर इट, पॉइंट्स होंगे ही होंगे उसके बारे में, ठीक है कि नहीं? ये 14 के लिए पॉइंट्स होंगे ही होंगे। सो कंटेंट is never going to be your problem. That's why it is in distant third. The only two things which are going to be important for you is legibility and structure. I hope you are getting my point. ठीक है? लेजिबिलिटी कैसे इंप्रूव करें ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी खुद की हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओनली थिंग इज यू कैन, what you can take सहारा of is one finger distance rule. ठीक है जी, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है। ये सारी जो कर्सिव अच्छी हैंडराइटिंग वाली क्लासेस में सिखाते हैं कि दो शब्दों के बीच में हाय, हाउ आर यू, ट्राई टू हैव अ वन फिंगर डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स। सिमिलरली ट्राई टू हैव वन फिंगर डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। ठीक है ना? हाय, हाउ आर यू, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया आई आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, वट एवर।
ठीक है कि नहीं? सो दिस इज, पेज के ऊपर उंगली रखो, 1 फिंगर डिस्टेंस ऊपर लिख रहे हो, एक और एक उंगली का डिस्टेंस बीच में, एंड 1 फिंगर डिस्टेंस 2 लाइंस के बीच में. दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग बाय ऑलमोस्ट 40-50%. 40-50% वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा. उसके बाद आपके लघु लाठे ए एन द एल किस तरह लगा रहे हो, वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. ठीक है ना? बट इतने से आपका लेजिबिलिटी जो है इतना हो जाएगा कि आप डिसएडवांटेज नहीं है, एटलीस्ट यू नॉट डिसएडवांटेज. अगर एडवांटेज नहीं है तो डिसएडवांटेज भी नहीं. यस, डन. ठीक है जी, लगा पता इतना तक लेजिबिलिटी. सो लेजिबिलिटी के ऊपर इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है तो भाई तीसरी चौथी में लेख माला आती थी कि नहीं? वो ऐसे ए लिख रहे तो ऐसे ए देखना, उसमें यही लिखवाते हैं, एक लाइन के बीच में ऐसे फर्क लगाओ और ऐसे लिखो उसको. अगर किसी की हैंडराइटिंग इतनी गंदी तो लेख माला लेके आओ. ठीक है ना? मेरे पास एक अभी स्टूडेंट है जो बी को एच लिखता है, वो बी को भी ऐसे लिखेगा, एच को भी ऐसे लिखेगा. देखा किसी ने? यहाँ पे तो नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो ऐसा बोले सर मेरे को मेरी वो कर रहे हैं. सो बी को भी ऐसे लिखता है, एच को भी ऐसे लिखता है. सो नहीं पता चलता क्या लिख रहा है. ठीक है, तो उसके मैंने बोला कि कर से वो लेख माला आती है तो उसमें बी को ऐसे लिखो, एच को ऐसे लिखो. ओके, सो लेजिबिलिटी इज अप टू यू पीपल, जैसे मर्जी करके ठीक करो इसको. आई टेल यू सम बेसिक एस्पेक्ट कैसे कर सकते हो. लेख माला ले आओ इफ यू वांट. कंटेंट आई वुड नॉट टेल, जब तक आई विल बी डन विद यू पीपल, विल बी डन विद यू पीपल, जब तक होगा हमारा सारा सिलेबस खत्म. आपको हर चीज के ऊपर इतनी नॉलेज होगी, इतना आपका पता होगा कि आप किसी से बस कोई किसी को देख खड़ो ढूंढोगे कि कोई भाई मेरे साथ आके डिबेट छेड़ ले, मुझे बहुत पता है. इतना ज्यादा हो जाएगा आपके पास कंटेंट. तो कंटेंट इज नॉट गोइंग टू बी योर प्रॉब्लम. ठीक है, legibility I've told you. Next important thing is structure of framework. This is the thing that we are here for. ये करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क. ठीक है नहीं? स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ये करना है. हाउ टू स्ट्रक्चराइज, सिंपल. बचपन में भी ये करते हैं, हमें यहाँ पे भी यही करना है. इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, बचपन में भी यही किया है. इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन यहाँ पे भी यही करेंगे, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे. इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे. ठीक है, पहली बात यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर के टाइम पे देखनी है. इट इज द टाइम. हाउ डू वी मैनेज आवर टाइम एंड हाउ मेनी वर्ड्स डू यू राइट. टाइम एंड वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू नीड टू बी वेरी अवेयर दैट आपको जो है 9 मिनट मिलने वाले हैं. यू विल गेट ओनली 9 मिनट्स फॉर अ पर्टिकुलर आंसर. एक आंसर के 9 मिनट या 11 मिनट आपको मिलेंगे, और इन 9 मिनट के अंदर आपको जो है 150 या 250 वर्ड लिखने पड़ सकते हैं. ठीक है कि नहीं? 150 फॉर 9 मिनट, 250 फॉर 11 मिनट. ठीक है कि नहीं? बेसिकली 7-11 है, बट 9-11 ले लेते हैं हम लोग. 7 मिनट्स इन 11 मिनट्स, सो इट इज 9 और 11 का. ठीक है कि नहीं? ये करना है. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर. कितना इंपॉर्टेंट? अगेन एनालॉजी अगर बिठाएं इसकी, तो इफ यू गो डाइनिंग समवेयर, इट इज एज गुड एज स्टार्टर्स. So it is as good as a starter. If you are going on a buffet, और अगर बफे गए हो ना, बफे तो जाते ही रहते होंगे. अगर आप बफे में गए हो और इंट्रोडक्शन, स्टार्टर्स इज योर इंट्रोडक्शन, वहां पे आप वो बना लोगे कि ये कितना अच्छा खाना होने वाला है, कितना बेकार खाना होने वाला है. किसमें? स्टार्टर्स में. एंड कंक्लूजन इज योर, ये क्या हो गया आपका? ये आपका डेजर्ट है. देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब एंड में बोलो वाह मजा आ गया. है कि नहीं? फिर उसके बाद ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, करता है, बट यहाँ पे देखो ना, बैक ऑफ द माइंड, यहाँ पे ही आपको खुशी मिल गई. यू कैन बाईपास सम ऑफ द रॉन्ग थिंग्स दैट हैज बीन हैपनिंग हियर, एंड देन इफ यू कम अगेन, डेजर्ट अच्छा था, तो आप बोलोगे चलो खाना ओके था, पर डेजर्ट इज एंड स्टार्टर्स वर वेरी नाइस. सेम थिंग इज विद योर आंसर. ठीक है जी? सो इंट्रो एंड कंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It is very very important to have a good introduction and a good conclusion. But यहाँ पे मैं good बोल रहा हूं, I'm not saying flowery. flowery की बात नहीं करना, खूबसूरत सा एक्टिव पैसिव नहीं बनाना है. टू द पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन एंड टू द पॉइंट आपको कंक्लूजन लिखना है, नॉट फ्लावरी.
है ना, वो अच्छे से वो नहीं करना है। कैसे लिखोगे? देयर आर 3 ways to write an introduction. There are 3 ways to write an introduction. 3 prominent ways to write an introduction. Start तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो. There are 3 prominent ways you can take for introduction. Okay, Manjinder, hi, hello, कैसे हो आप? I guess आपने तो क्लास लगाया हुआ है. Okay, so there are 3 ways you can introduce your answer. 3 तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो. सबसे पहला वे, एंड अगेन मैं प्रायोरिटी वाइज ही लगा रहा हूं, द प्रायोरिटी यू शुड हैव फॉर राइटिंग इंट्रोडक्शन आंसर इज, पहला है यू कैन स्टार्ट विद अ रीसेंट एग्जांपल व्हिच इज लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है जी, ऑलवेज ट्राई टू यूज रीसेंट एग्जांपल. दिस सेट्स अ टोन कि आपको जो है यू आर वेल वर्स्ड, क्योंकि व्हाई दिस क्वेश्चन इज देयर इन द मेंस इटसेल्फ. आया क्यों है? बिकॉज देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इशू जो कि उस साल में चल रहा होगा. ठीक है जी, एंड एग्जामिनर ऑल्सो नोज इट एंड मॉडल आंसर ऑल्सो एक्सप्लेन्स इट, उसमें भी दिया होगा ये सब. सो इफ यू गिव अ रीसेंट एग्जाम्पल जहां पे आपके क्वेश्चन की कोई सी तरह से जस्टिफिकेशन मिल रही हो, दैट विल अगेन गिव यू अ वेरी हाई लीवरेज, बहुत अच्छा लीवरेज आपको मिल जाएगा एज फार एज योर आंसर इज कंसर्न. बट आपके पास हर एक के एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, रीसेंट एग्जाम्पल्स. ठीक है, इफ नॉट, लेट अस से इफ यू डू नॉट रिकॉल एनी रीसेंट एग्जाम्पल, अगर नहीं होता है तो देन सेकेंड इज टू गिव अ डेटा. किसी चीज के बारे में डाटा दे दिया या उसे डिफाइन कर दिया. एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आगे क्वेश्चन दूंगा आपको, yes, well covered. हाँ Manjinder, so I don't think so you require this session right now. Next session को आना, next session में we are going to discuss some key things. अभी तो I don't think so it is like we have already discovered this, है ना? तो this is basically for those who haven't done it yet. Okay, so second is by either quoting some data or by defining it. है कि नहीं? Discuss the reasons for the weak female labor participation ratio in India. Yeah, discuss the various reasons for having poor health infrastructure in India. So here, basically, when I'm talking about healthcare infrastructure or when I'm talking about women labor participation ratio, so you can start with defining what is it. आप define करके start कर सकते हो. Example, another example I'll take. Example is that कि ordinances जो हैं, question इस की ordinances जो हैं वो जो प्रजातांत्रिक जो आपका सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके लिए एंटीथेटिकल है. That means they are wrong for democracy. Repromulgating ordinances is wrong for democracy. Means बार बार promulgate करना ordinances को, बार बार आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो एक ही चीज के ऊपर, बार बार री ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो, उसको रीप्रमलगेट कर रहे हो, वो जो है गलत है डेमोक्रेसी के लिए. नाउ हियर यू कैन स्टार्ट विद डिफाइनिंग आर्टिकल 123 एंड डिफाइनिंग द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. पढ़ा है? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? अभी स्टार्ट हो गया. 123 पढ़ाया सर ने? अभी नहीं पढ़ाया? प्रेसिडेंट्स की जो होगा अभी किया नहीं है. ठीक है, चलो. सो 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आप उसको डिफाइन कर दो कि 123 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है. सो हियर यू टुक अ क्या सेफ साइड प्ले ली कि इसको डिफाइन कर दो. दैट इज योर इंट्रोडक्शन. थर्ड थिंग इज रीफ्रेजिंग व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. दिस इज द मोस्ट माड़ा वे दैट यू कैन टेक. द लीस्ट वे यू कैन टेक इज दिस. लीस्ट वे, लीस्ट वे कहां पे? मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया वो 14 में से 20 क्वेश्चन आए थे. 14 तो अपने को पता थे, तो 14 में हम लोग ये कभी नहीं करेंगे. 14 में अपन लोग यही करेंगे क्योंकि हमें इसके आंसर अच्छे से पता है. तो हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि रीसेंट एग्जांपल क्या था, या इसके बारे में कोई डेटा मुझे याद है, या इसके बारे में मैं कोई इस तरह का डेफिनेशन लिख सकता हूं. बट आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके बारे में आपको बहुत फेंट सा नॉलेज है. ठीक है, तो उसमें क्या करो, क्वेश्चन को रीफ्रेज कर दिया. ठीक है जी, क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्कस द रीजंस फॉर पुअर पार्टिसिपेशन विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इन इंडिया. आपने लिख दिया है कि इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स सोशल सेटअप हैज अ पुअर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो. फुल स्टॉप. दिस सो फॉलोइंग कैन बी द रीजंस फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन.
तो आपने क्या किया, चालाकी से, चालाकी दिखाई यहाँ पे भी, चालाकी से आपने क्या किया, आपने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसी को क्या कर दिया, रिफ्रेज कर दिया। और क्या किया, पतली गली पकड़ ली कि भाई स्टार्टर अच्छे नहीं थे, शायद बॉडी में कुछ अच्छा दिखा दूं, क्योंकि स्टार्टर बन नहीं रहा था ढंग से। समझ रहे हो, हर एक में स्टार्टर अच्छा नहीं बनेगा। या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने 20 क्वेश्चन करने हो, 2 घंटे के बाद देखा अभी तो 10वें क्वेश्चन में बैठा हूँ, जिंदगी खराब है, अगले साल फिर मेंस लिखने पड़ेंगे लगता है, तब आप ये टेक्निक अपना, फिर नहीं आप सोचोगे कि मेरे को इंट्रोडक्शन कहाँ सोचूं मैं, फिर भी आंधे जो कर रहे हैं उसमें आप रिफ्रेजिंग कर सकते हो। कई बार ऐसे होगा, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर पॉइंट्स बहुत अच्छे पता है, बट उसका इंट्रोडक्शन का किसी तरह से बन नहीं रहा है, तो जस्ट रीफ्रेज इट एंड देन स्टार्ट विद द पॉइंट्स, कि कम से कम पॉइंट्स के आंसर ही ले लो, पॉइंट्स के मार्क्स ही ले लो। अगर छेड़ूंगा ही नहीं तो एक, तब तो 0 ही नंबर मिल रहा है, अगर छेड़ दूंगा तो शायद 1 नंबर मिल जाए। और मैंने बताया भी आपको 10 मार्क्स का जो है कितना फर्क हो सकता है। यस, लगता है बन रहा है, थोड़ा सेंस बन रहा है। सो recent example, number 1 priority data or defining a topic, number 2 priority rephrasing, least priority. So this is your starters, ठीक है। then is your dessert, sweet dish yours। अब इस स्वीट डिश में अपने को क्या करना है, ठीक है। ओके, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ, इफ यू आर एन एग्जामिनर, है ना, या इफ यू आर अ पर्सन हु इज हायरिंग अ पर्सन, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज वुड यू लुक अप इन दैट पर्सन, क्या देखोगे उसमें अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं। सोल्यूशन वाला, ये भाई सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो बंदा, है ना, कि भाई सॉल्यूशन देता है हर चीज का, एल्स, ठीक है, और व्हाट एल्स, सोल्यूशन देता है, पॉजिटिव अप्रोच हो, या पॉजिटिव हर चीज के बारे में, इवन कुछ ऐसा आपका कोई ऐसा रॉन्ग उसके पास भी वो आज सिचुएशन आ जाए, बट उसमें भी ये पॉजिटिव आउटलुक निकाल सके। यस, दिस इज द काइंड ऑफ, फॉरवर्ड ओरिएंटेड हो, क्योंकि अच्छा फॉरवर्ड वे निकाल सके, एक वे थ्रू निकाल सके, सोल्यूशन निकाल सके चीजों के बारे में। सेम चीज जो है यूपीएससी जब हायर कर रही है, यूपीएससी की हायरिंग है ना, ये स्टेट सर्विसेज के लिए हायर कर रही है, यूपीएससी के लिए हायर कर रही है, सेम चीज वो देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में किस तरह से कोई इंसान जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच रख के, पॉजिटिव आउटलुक रख के, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड क्या कर सकता है, चीज लिख सकता है, चीज कर सकता है। सेम चीज कंक्लूजन में, दैट हैज टू बी positive, it has to have a positive outlook, it should be future oriented, and it should be based on solution, ठीक है ना। आउटलुक ऐसा होना चाहिए, तो आपके कंक्लूजन में भी यही आउटलुक आना चाहिए। कभी देखा है नमकीन खाते हुए किसी को स्वीट डिश में कि नहीं भाई मुझे नमकीन चाय दे दो, वैसे हम माछी माछली करते हैं, नमकीन चाय पीते हैं खाने के बाद, तो स्टिल बट मोस्ट ऑफ अस क्रेव फॉर मीठा, है ना, कि बिकॉज शुगर जो है इट गिव्स द राइट काइंड ऑफ सेंसेस को जो है सेटिस्फाई करती शुगर। सेम थिंग इज व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, व्हेन यू हैव अ conclusion where solution is being discussed or solution is being presented, it gives a positive outlook, and ये जो है एग्जामिनर के लिए, मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी एग्जामिनर के लिए, किसी भी आंसर चेकर के लिए, इट इज अ ट्रीट, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी देयर। ओके, कंक्लूजन में अब अपने को क्या करना है, व्हेन वी टॉक ऑफ कंक्लूजन, तो वी विल स्टार्ट विद द कंक्लूजन, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, द वे फॉरवर्ड, है ना, द वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड से स्टार्ट करोगे या यही लिखने की कोशिश करो, द वे फॉरवर्ड। सो लिख दिया आपने, सो द वे फॉरवर्ड ऑफ टैकलिंग दिस वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। दिस इज अ कोचिंग वर्ड, सो नेवर राइट इट। वे फॉरवर्ड इज लाइक सो कोचिंग वर्ड, कोचिंग वालों ने सिखा के भेजे, तो मैटर फैक्ट हम लोग सिखा के भेजते हैं, सीधी बात है, हम लोगों ने भी लिखे, ठीक है। सो whenever you are concluding, one more important thing, whenever you are jumping from introduction to body and body to conclusion, ये ट्रांजिशन निकालने के लिए there must be a good bag of connectors that you have, you must have good bag of connectors। जैसे the way forward is a connector, आपने वहां पे दिखा दिया this is the reasons for weak women labor participation ratio, उसके बाद आप कनेक्टर्स को यूज करके कंक्लूजन में आए, तो कनेक्टर क्या यूज किया, द वे फॉरवर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम इज दिस, सो नेवर यूज अ सिंगल कनेक्टर, यू शुड हैव अ बैग ऑफ कनेक्टर्स।
और वो आपके पास खुद होने चाहिए। ठीक है जी, इन द एंड आप यूज कर सकते हो, इन द एंड आई वुड लाइक टू, आई नहीं यूज करना, इन द एंड द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम कैन बी दिस। ठीक है ना, सो ट्राई टू हैव लॉट ऑफ कनेक्टर्स, हाउएवर, मोर ओवर हो गया, हाउएवर हो गया, टू कंक्लूड हो गया, सो यू कैन, इट इज सब्जेक्टिव। आप हर कोई जस्ट गो होम, थिंक ऑफ सम कनेक्टर्स एंड कीप इट इन योर किटी, अपने पास रखो इनको 7-8 कनेक्टर्स को, एंड इन्हीं कनेक्टर्स को मिक्स एंड मैच करके यूज करो, एंड डोंट टेल इट टू अदर्स। दूसरों को बताओगे तो वो भी यूज करेंगे, तो अच्छा है, मेरे वाला तो बेकार था, तो आई वुड यूज दैट, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। सो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एन आंसर, इट शुड बी योर आंसर, एंड हाउ विल इट बिकम इन योर कनेक्शन। कंटेंट तो सबका एक जैसा है, कंटेंट सब ने एक जैसा लिखना है, बट जब आप एक कनेक्टर्स यूज करोगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को जोड़ोगे, then it will become your answer, then it will become, you'll get more marks on it. Make sense? Yes, yes. How to write a better body? So बीच में ये वाला रह गया ना, better body कैसे लिखे। थर्ड पोर्शन, दो कंपैरेटिवली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा हो गया, बॉडी कैसे लिखना है अच्छा। सो तीन चीजें हैं इसमें। Whenever you will hear a question, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे या पढ़ोगे, यू विल फाइंड थ्री थिंग्स इन इट, यू विल फाइंड थ्री थिंग्स इन इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू read the question, you will find on what theme this question is based. जैसे मैंने वो विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो वाला बोला कि नहीं बोला, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द थीम, क्या वो ब्रॉड टॉपिक होगा, मैंने कोचिंग में कहाँ पे वो कवर किया होगा, सोच सकता हो कोई कहाँ पे कवर किया होगा। या फिर मैंने अभी बोला आपको कि रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस वाला क्वेश्चन बोला अभी, है ना, कि रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अ बेन फॉर डेमोक्रेसी, इज एंटीथेटिकल फॉर डेमोक्रेसी, फुल स्टॉप, डिस्कस। तो ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा बताओ, ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंट में पढ़ाई, ठीक है कि नहीं। सो आप, क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ लिया होता है उस टाइम तक, उस पर्टिकुलर मेमोरी को रिट्रीव करना अपने दिमाग से, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, एंड डूइंग इट इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, इट इज अगेन मच मोर डिफिकल्ट। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व और रिकॉल कि ये थीम क्या है ब्रॉड, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, इफ आई से क्लाइमेट चेंज इन द 21st century is the most burning issue, full stop, if not tackled today, it is going to forsake the future, or it is going to basically forsake the future of the coming generations. Analyze. So here the topic becomes environment, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, ये टॉपिक है। तो आपने ये टॉपिक अगर सोचोगे कि मैंने ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ा था, और यहाँ पे मैंने शायद ये टॉपिक में ये पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो इस तरह से दिमाग से निकालना है। सो एवरी क्वेश्चन विल हैव व्हाट, एवरी क्वेश्चन विल हैव अ थीम, एवरी क्वेश्चन विल हैव अ थीम। एंड इसके लिए हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपके दिमाग में छपा होना चाहिए क्या चीज, सिलेबस, और कि आपने ये सिलेबस में ये चीज कहां पे पढ़ी थी, और उसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है कि नहीं। वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो आइदर इकोनॉमी में पढ़ा या सोशल इश्यूज में पढ़ा है। सोशल इश्यूज में मैंने वुमेन के एंगल से पढ़ा था कि वुमेन के एंगल में हम पितृवादी समाज देखते हैं, पेट्रियार्की देखते हैं। इकोनॉमिक एंगल में मैंने इस तरह से पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जहां पे कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिक्स एंड मैच करोगे तो यू विल गेट अ थीम एंड यू विल गेट पॉइंट्स। सो बेसिकली दिस एक्ट्स फॉर फूड फॉर थॉट, आपको जो है सोचने के लिए पॉइंट्स देगा थीम, ठीक है, इतने सारे कंटेंट से बाहर निकालने के लिए। सेकेंड, इस क्वेश्चन में होंगे कीवर्ड्स। क्या होंगे, कीवर्ड्स। क्वेश्चन मैंने अभी वही बोला कि दैट डेमोक्रेसी वाला, क्वेश्चन मैंने बोला कि जो repromulgation of ordinances, it is antithetical to democracy. So here what are the keywords, ordinance and democracy and antithetical. It clearly shows you कि आपका इस क्वेश्चन में क्या वेरिएबल्स है, उनका क्या रिलेशन, डेमोक्रेसी
ordinances या repromulgation of ordinances and antithetical keyword. Make sense है ना, बनता है ना. So keyword क्या है ये देखना है क्वेश्चन में, and all this has to be done within 1 minute. So try to, it is not a big thing I'm telling you, but doing it in 1 minute it requires a lot of practice and training. ठीक है कि नहीं. कीवर्ड देख लिया, कीवर्ड देख लिया. थर्ड थिंग यू हैव टू सी, इसको भूल जाओ अभी, इज द डायरेक्टिव्स. कीवर्ड मिल गया, थीम मिल गया, बट उसका करना क्या है वो क्वेश्चन में बताया होगा. बताया होगा कि नहीं बताया होगा. डिस्कस, जैसे मैंने आपको डिस्कस बोला था. आई कुड हैव सेड क्रिटिकली एनालाइज, I would have said analyze, I would have said explained, I would have said elucidate, I would have said clarify, I would have said comment, I would have said critically comment. है कि नहीं. हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है. अगर हर एक चीज के डायरेक्टिव्स को आप इग्नोर करके वही लिख दोगे जो आपको पता है, यू विल नेवर गेट गुड मार्क्स, because then this is not the demand of the question and eventually examiner को वही median marks नहीं दे पाएगा आपको, because it is not there, the orientation of the answer is not there. लग रहा पता क्या कह रहा हूं मैं. ठीक है. So explain, when I say explain I'll give you some directives. When I'll say explain, explain का मतलब, इसे if I say explain your daily routine, इसका क्या मतलब एक्सप्लेन योर डेली रूटीन. सो यू स्टार्ट विद क्या, मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, इतने बजे ये करती हूँ, इतने बजे ऐसे होता है, दिन में ऐसे होता है, शाम में ऐसे होता है. सो आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, दैट इज योर डेली शेड्यूल. एक्सप्लेन करना. Similarly, if I give you a topic to explain, if I am giving you basically if I say a quote, poverty is the worst form of violence. Explain. So here what you have got to do, कि how poverty breeds violence, ये बताना है आपको completely. So basically explain करना है, किसी भी चीज को explain करना बहुत easy है ना. Understood? Easy है explain करना, very easy. Okay, done. Second is discuss. किसी situation को हम discuss करते हैं, so discussion में आप क्या करोगे. Yes, so what we'll do, we'll try to highlight both the positive points, both the negative points, critical points, or the bone of contention वाले points. You will lay threadbare of every aspect. हर aspect को क्या करोगे आप, discuss करोगे. ठीक है ना. जैसे अब मैं बोल दूंगा आपको discuss the polity class or discuss the style of teaching of your polity teacher. So we'll discuss, हाँ मतलब सर टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सर का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सर का ये नेगेटिव एस्पेक्ट है. कंक्लूजन में क्या लिखोगे, अगर सर ये चीजें ठीक कर लें तो सर सच्चा पॉलिटी टीचर कोई है नहीं. एग्जाम्पल. Similarly, you can discuss the various situations. ठीक है. Question, if you want to do it in a question, discuss the center state relations. Discuss the center state relations in light of the recent farmer bills. फार्मर बिल्स में क्या है, उसमें स्टेट का जो है उसका पावर है, फार्मर ये इनके ऊपर एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, बट सेंटर ने लॉ बना दिया. तो अब उसने पूछा कि इसकी लाइट में, इसके संदर्भ में आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा डिस्कस करें. मेक सेंस. हाउ टू राइट इट, इट्स नॉट आवर पहले जो सेशन हो रहा है, आज का जो सेशन है, इसमें इट इज नॉट अबाउट इफ यू राइट आंसर्स. आई एम टेलिंग यू जस्ट द बेसिक्स of answer writing, and this is the basics only for UPSC and state service. अगर कोई और एग्जाम दे रहे हो तो चल खुला लिखो, पेज भरो दबा के. ठीक है. टीचर को जो है रग मर जानी चाहिए कि वो जब तक आंसर चेक करे बाद में थक के खुद ही नंबर दे दे, टाइप जो हम ग्रेजुएशन करते हैं. इट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो स्पेसिफिक टेनेट्स बता रहा हूँ, बेसिक टेनेट्स बता रहा हूँ आपको, हाउ टू राइट अ गुड आंसर. तो डायरेक्टिव्स डिस्कस हो गया. शॉर्ट नोट में भी सेम, शॉर्ट नोट इज सेम. अगर आप HCS PCS या स्टेट सर्विस की तैयारी करो तो उसमें कई बार शॉर्ट नोट लिख देते हैं. सो शॉर्ट नोट इज इन short you have to write all the aspects. ठीक है. then उसके बाद short essay भी same चीज है. the only important thing is analyze and critical, जहां पे word critical लग जाता है. when one more thing, when there is comment, अगर comment लिखा हुआ था
So comment में there is a leverage that apart from explaining the topic, आपको comment भी करना है what are your views on it. But you don't write कि I think this. But still give the views. Never write in first person. I नहीं लिखना होता कभी वहाँ पे. But still give the thoughts. जो आपके thoughts बने हैं इस particular topic के ऊपर, you should give your thoughts because there you've been asked or you've been given a directive to comment. Okay, understood? So commenting में and discuss में अगर मैं आपको फर्क पूछूं तो क्या चीज है? Comment में you have more leverage of giving your own views. Make sense? हाँ, it can vary. When there is comment, there is a scope that you will find different answers because comment में different views निकल के आएंगे. Analyze का मतलब जो है आप किसी टॉपिक को डीपर एस्पेक्ट्स उसके जो है एनालाइज कर रहे हो. अब एनालाइज कैसे करोगे? एनालाइज योर पर्सन्स, योर फ्रेंड्स पर्सनालिटी. इफ आई से एनालाइज योर फ्रेंड्स पर्सनालिटी, व्हाट विल यू एनालाइज? बस माइक गाइस, माइक. क्या करोगे आप एनालाइज? यू विल एनालाइज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. And you will also highlight those areas of your friends' personalities which is not visible. ऐसे normally visible नहीं होते हैं ना कि यार this is the shady person या they positive looking है, whatever है कि नहीं this. And when I say critically comment या critically analyze, so critical का मतलब क्या होता है? हाँ, it is, देखो ये layman terms में it is negative. Every कोचिंग इंस्टीट्यूट विल टेल यू इट मींस नेगेटिव कि जो भी है उसका नेगेटिव लिख दो. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट दैट सिंपल एक्चुअली. इट इज कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा. व्हेन वी से क्रिटिकली, इसका हिंदी का मतलब होता है आलोचनात्मक, आलोचना करनी. ठीक है. सो आलोचनात्मक, अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी है जो आपको सही लगती है और उसके साथ में क्रिटिकली कमेंट लिखा, तो क्या आप उसका नेगेटिव लिखोगे? मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि बार्गेन एंड कॉम्प्रोमाइज जो है वो डेमोक्रेसी के पिलर्स होते हैं. नेगोशिएशन, बार्गेन एंड कॉम्प्रोमाइज आर द पिलर्स ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी. होते हैं. अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दिया सबने? नहीं पढ़ रहे? अखबार, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे? भाग मिल्खा भाग देखिए, मूवी देखिए. उसमें जब वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आता है तो क्या करता है वो? कहां जाता है वो? बाथरूम जाता है ना. फिर वो क्या करता है शीशे के सामने? पता क्या करता है? हाँ, बस वो करना आज जाके. ठीक है, ठीक है. सो न्यूज़पेपर देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एज जितनी जल्दी आदत बन जाएगी न्यूज़पेपर की उतना अच्छा है आप लोगों के लिए. हम नॉट पेपर में एक चीज ना है उससे डजंट मैटर, बट जो आपका व्यू पॉइंट बनेगा, क्योंकि कल को इंटरव्यू में बैठना है. इंटरव्यू में अगर मुंह आके कूड़ा को तो काट देके भेज देगा, करे यू आर नॉट अ यूपीएस, यू आर नॉट अ ऑफिसर लाइक पर्सन. रोमन से नहीं की तरह 120 नंबर लेके आओगे, 130 नंबर, यू गॉट 130 मार्क्स इन इंटरव्यू. क्या करके आया मुझे नहीं पता, बट 130 मार्क्स. दोस्त के मेंस में इतने अच्छे मार्क्स थे कि स्टिल गॉट सिलेक्टेड. बट इस तरह होगा, है कि नहीं? सो यू नीड टू हैव दैट ऑफिसर लाइक एक्यूमन ऑल्सो. उसके लिए थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो. ठीक है, चलो छोड़. डाटा एक एस्पेक्ट है. व्यू पॉइंट बिल्डिंग, एनालिटिकल, जो आपका क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग आएगी, वो एक एस्पेक्ट है. वो एस्पेक्ट आएगा जब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे. डाटा निकालना है तो एडिटोरियल्स के अलावा सब कुछ पढ़ो, उसमें डाटा ही डाटा. ठीक है. सो क्या बात कर रहा था? क्रिटिकली एनालाइज. सो क्रिटिकली एनालाइज इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव. क्रिटिकली एनालाइज में इज कि यू नीड टू get or you need to give those aspects which are not clearly visible. ऊपर से जो है स्किन से विजिबल नहीं है, but there are deeper ramifications of this particular thing. Deeper ramifications of something. This can be said as negatives, है ना? जैसे आप बोलो नेगेटिव. अब ऐसे क्वेश्चन इज बार्गेन कॉम्प्रोमाइज या नेगोशिएशन कॉम्प्रोमाइज जो है वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मस्ट है. बट उसमें लिखा है क्रिटिकली एनालाइज.
तो आप जरूर लिखोगे कि यस इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया होता है। एंड हर समाज में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, हर सेटअप में, पॉलिटिकल सेटअप में जहाँ पे डेमोक्रेसी, वहाँ पे अलग अलग तरह के जो है दबके मिलते हैं, अलग अलग तरह के आपको प्रेशर ग्रुप्स मिलते हैं जिनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो बार्गेन कॉम्प्रोमाइज एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक दूसरे की डिमांड्स को या सबको साथ लेके चलने, जो सबका साथ आपका विकास करने की बात होती है। बट अब व्हाट आर द अंडरलाइंग करंट्स, क्या चीजें ऐसी हैं जो सामने से नहीं दिखती, ये कि इस तरह के जब प्रेशर ग्रुप्स या इस तरह के जब इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब वो डेमोक्रेसी को कई बार हाईजैक भी कर लेते हैं, वो रॉइट्स भी क्रिएट करते हैं, वो पब्लिक अनरेस्ट भी क्रिएट करते हैं, सिविल अनरेस्ट भी क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज भी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। ठीक है कि नहीं? सो आपको स्टार्टिंग में वो स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव पिक्चर जरूर है, बट उसके नीचे एक अंडरलाइन करंट्स भी हैं, नेगेटिव करंट्स भी हैं। इन चीजों को आपको वहां पे दिखाना है। लग रहा पता कुछ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? एंड दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। सो इट मस्ट नॉट बी ऑलवेज नेगेटिव, बट इट मस्ट शो विच इज नॉट सीन बाय द लेमन्स आई। मतलब जो बेसिक चीज जो सामने दिख रही है उसके पीछे क्या है बेसिकली, दैट इज व्हाट यू गॉट टू टेल। एंड इट इज जनरली नेगेटिव। सो हम लोग बोल देते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोल देते हैं कि भाई नेगेटिव लिखाओ, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट जिसमें 15 मिनट मैंने अभी खर्च कर दिए। ठीक है कि नहीं? लगा पता क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ जी भाई, ऑल गुड? ठीक है, हाँ जी हाँ जी। इसको पॉजिटिव करो, वही ना, इसमें यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव आउटलुक देना है। Correct. Despite this, it is still the most important pillar because, again, democracy without the good of all is no democracy. नहीं, कंक्लूजन में ट्राई टू बी पॉजिटिव, वी कैन बी पॉजिटिव। हाँ, नो डाउट अनरेस्ट होता है, बट दैट कैन बी टैकल्ड। अगर पीसफुल डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट जरूर होना चाहिए, बट पीसफुल होना चाहिए। एंड पीसफुल प्रोटेस्ट से जो है बातें मनवाई जाती हैं। our country is the biggest example of this गांधीयन हमने मूवमेंट से, पीसफुल प्रोटेस्ट से हमने किया। पॉजिटिव हम लोग क्रिटिकली एनालाइज में हमने क्या किया, हमने अंडर करंट्स दिखाए। हमने ये नहीं बोला कि ये तो गलत है, हमने बोला इसके पॉजिटिव्स हैं बट इसके ये नेगेटिव्स भी हैं, है ना। और नेगेटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया क्योंकि वो जल्दी दिखते नहीं है, पॉजिटिव तो दिख जाते हैं। बट अपने फिर कंक्लूजन में क्या किया, उसको थोड़ा सा ये कि भाई आप सीधा ही नहीं कह सकते कि भाई देयरफॉर डेमोक्रेसी मस्ट नॉट हैव बार्गेन एंड कॉम्प्रोमाइज, वो तो पेज फाड़ के फेंक देगा आपका, मतलब 0 नंबर दे देगा। डेमोक्रेसी में होता है, so you would always write that yes there are issues associated with it but they can be tackled। ठीक है, they can be tackled if proper, like अगर हम लोग कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म्स फॉलो करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अच्छी प्रॉपर साइट्स में करें, एंड गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव है इन चीजों के लिए, देन यस इट इज अ गुड पिलर। समझ रहे हो? दिस विल बी यू विल बी एबल टू डू इट जब you will write answers ना, then you'll get this acumen कैसे करना है। so these are our sheets, इन पे हम लोग लिखते हैं and you can see इस यहाँ से आप स्टार्ट करते हो आंसर लिखना। ठीक है, ये आप आंसर लिखोगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, उसके बाद आप अपना बॉडी लिख रहे हो, एंड फॉर 150 वर्ड आंसर दिस पेज इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, front page and back page, so here you can write it। ठीक है जी, this is our page, यूपीएससी में ऐसा नहीं मिलेगा, this is our page and at the end whenever I'm going to check your answer or whatever faculty whomsoever checks your answer, उसमें जो है आपको इन पैरामीटर्स पे मार्क्स दिए जाएंगे। why I've written this parameter because जब आपके पास ये पेपर वापस आएगा you will be able to see कि where are you lacking, how was your introduction, how was your content, कैसा था, alignment of content means how content was aligned basically on the basis of your priority, किस तरह से आपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज किया,
हाउ कंटेक्चुअली जस्टिफाइड योर आंसर वाज, क्वेश्चन के हिसाब से वर यू एबल टू प्रोजेक्ट योर आंसर। ठीक है, ये नॉवेल्टी मींस न्यूनेस इन योर आंसर। यू विल सी अगेन कंटेंट सबका सेम होगा तो रॉट आंसर्स लिखोगे, बट विल ट्राई टू सी कि हु कैन राइट सम न्यू पॉइंट्स। सो न्यू पॉइंट्स इज लाइक हमेशा कोई अच्छा न्यू पॉइंट लिया, अरे वाह ये न्यू पॉइंट है, सो हाफ मार्क और 1 मार्क डायरेक्टली देयर। ठीक है, लैंग्वेज मींस आप सिंपल ग्रामेटिकली अच्छी लैंग्वेज लिख रहे हो, फ्लावरी लैंग्वेज लिखोगे तो यहाँ पे काटा बजेगा। सिंपल लैंग्वेज, लेजिबिलिटी मींस हैंडराइटिंग, कंक्लूजन अगेन स्वीट डेजर्ट, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों के हिसाब से आपको डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स मिलते हैं कि कितना आपका मार्क्स, कितना आपको जो है अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक की। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रैंक योर आंसर्स, उसके हिसाब से यू विल स्टार्ट, यू विल गेट द मार्क्स। You will always have median marks from my side. As soon as you have given me the paper, मेरे आई एम टेलिंग यू द एग्जामिनर्स फिलॉसफी, एज सुन एज आपने मुझे अपना पेपर दे दिया इवेल्युएशन के लिए, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 15 में से 7 मार्क या 10 में से 5 मार्क। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप ये कितना नीचे गिरे हो या ऊपर गिरे हो। दैट इज हाउ ऑल द आंसर्स आर चेक्ड। यहाँ पे भी मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन गो एनीवेयर, दिस इज हाउ द आंसर्स आर चेक्ड। ठीक है, जैसे तुम मुझे दोगे आंसर 5 मार्क्स दे दिया मैंने, उसके बाद मैंने पहला पैरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, सो 5 से सीधा 1 पे गिरे, फिर उसके बाद यू नीड टू बिल्ड अपॉन इट, है ना, कि ये कैसे किया। ओके, कमिंग बैक, so themes you have understood, directives you have understood, keywords you have understood. Now how to write, when how to basically get the points out of you. ठीक है, बहुत बेसिक फंडा जो है उसका इट इज टू फॉलो WWH। ठीक है, व्हाट व्हाई एंड हाउ, बहुत सिंपल टेक्निक है, व्हाट व्हाई एंड हाउ। ठीक है, डिस्कस दी, वही जो हमने फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो वाला किया, डिस्कस दी वेरियस फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइनिंग विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इन इंडिया। सो व्हाट इज विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, why it is declining, how we can improve it, what, when, how. Almost 70% questions में चल जाता है। What? हाँ बोलो बोलो। नहीं, it is basically template मैंने आपको दिया, you can change it, mold it according to yourself. This is a template I'm giving you, है ना। You can, जैसे मैंने बोला what आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, बट यू कैन स्टार्ट विद द डेटा, रिसेंट इवेंट से स्टार्ट कर सकते हो। सो यू कैन स्किप ऑल टुगेदर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली कम फ्रॉम डेटा टू हाउ, वो वाई पे। ठीक है ना, सो आपका व्हाट जो है वो व्हेन बन गया एक्चुअली। ही लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो है उसका आपने रिसेंट डेटा दिया, दैट इज व्हेन। पिछले साल IMF का डेटा आया जिसमें जो है रिकॉर्ड लो वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन देखी गई इंडिया के अंदर, जिसे कि बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने रेड फ्लैग किया। सो आपका व्हेन हो गया, इट इज एक्चुअली अ व्हेन देन। ओके ना, व्हेन हो गया ना, फिर उसके बाद व्हाई एंड हाउ कर सकते हो। बेसिक सिंपल फंडा, व्हाट, हाउ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई हो जाएगा प्रैक्टिस करके। ठीक है जी, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डिमांड ऑफ GS 2 टाइप के आपको क्वेश्चंस होंगे, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के 150 वर्ड में, 15 मार्क्स से 250 वर्ड में, मस्ट बी रिटन बाय 7 से 8 मिनट एंड 10 से 11 मिनट। हिंदी मेंस में, हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का, भाषा का, एक हिंदी नहीं, आप उनमें से जो हमारी राष्ट्र उसमें जो लैंग्वेजेस लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में 8वें शेड्यूल में, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, बोर्डो में दे देना। ठीक है, सिंथली, मैथिली, उसमें देना, हिंदी देनी हिंदी दे देना। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपको देना होता है, एक पेपर देना होता है। ओके, बट सिंस वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं जिससे आपका रैंक निकलेगा। हमें तो रैंक से मतलब है, मुझे तो आपकी फोटो लगानी है। ठीक है ना, इट डजंट मैटर आप हिंदी कैसी लिखते हो, इंग्लिश कैसे लिखते हो, दिस इज आवर मोटिव। मतलब तुम्हारा तो चलो क्या है, दिस इज आवर मोटिव बेसिकली, है ना, हम लोगों का मोटिव। टाइप 1 शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, prefer writing in point format. Now this is also a bone of contention between the students कि point format में लिखें या paragraph format में लिखें. So try to write in point format.
शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्पेशली 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया, पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, बिकॉज यू माइट हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक विच यू वांट टू राइट, बट यू डू नॉट वांट टू वेस्ट द टाइम इन इट. सो पैराग्राफ में तो आपको इज एंड द लगाने में टाइम लग जाएगा, कनेक्टर्स लगाने में टाइम लग जाएगा. जस्ट स्टार्ट विद पॉइंट्स. पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट. ठीक है ना. ट्राई इफ यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप फ्लो चार्ट या डायग्राम्स यूज कर सकते हो. ठीक है कि नहीं. विमेन रीजंस फॉर विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, पुअर रेशियो 1 2 3 4 5, यू कैन डू दैट. ठीक है ना. और जब आपके पास कम टाइम बचाओ तब तो आप यही यूज करो. शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना. शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज टू द पॉइंट आंसर. टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ नहीं. नो एक्टिव पैसिंग प्लीज. वो हम ऑलरेडी ऐसे में देख चुके हैं. हम लोग ऑलरेडी ऐसे में आपकी क्रिएटिव और आपका जो डेप्थ ऑफ इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वो हम देख चुके हैं वहां पे. यहाँ पे नहीं. टू द पॉइंट आंसर. ठीक है. क्रिस्प, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, मे बी 2 sentences each. When you'll go more advanced into this stage, एडवांस चले जाओगे ना, तो आप कई बारी क्या करोगे, इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया ऑल टुगेदर एंड कंक्लूजन बड़ा लिख दिया, या इंट्रोडक्शन बड़ा लिख दिया एंड कंक्लूजन स्किप कर दिया ऑल टुगेदर. You can do that also, but that is like for advanced stage. We will not discuss it here. जो वेटरन टाइप लोग हो जाते हैं ना आंसर राइटिंग में, जो साला हर बारी मेंस निकाल रहे हैं. इस साल सर्विस मिली इंडियन पोस्टल सर्विस, अगले साल फिर सर्विस निकाली रेलवे ट्रैफिक, उसके बाद फिर अगले साल सर्विस निकाली आईपीएस, उसके बाद फिर अगले साल सर्विस निकाल के आईएएस बन गया. निकालते हैं ना कुछ लोग, आपने सुने होंगे हर साल निकाल रहे हैं. वो हर साल क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज वो उसको वेटरन हो गया आंसर राइटिंग में. ज्यादा नहीं पढ़ते वो लोग, उस प्री से डरते हैं. ठीक है ना. मार से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है. सो वो प्री से डरते हैं, क्योंकि प्री में वो बाहर निकल जाएंगे. प्री में वो ज्यादा मेहनत नहीं मार सकते हैं. पुराने हो गए ना, पुराने बाबे हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, बैठ जाएंगे तो हो गया तो ठीक है. फिर मेंस तो पक्का निकलना है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग पता है कैसे करनी है. ठीक है कि नहीं. पर अगर आप आंसर राइटिंग ढंग से नहीं करोगे तो आप प्री चैंपियन बनोगे. वो यार पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, प्री तो निकाल देंगे. मेंस में आओगे, आंसर नहीं लिख पाओगे, हाथ रुकेंगे, तो फिर बाहर हो जाओगे. Type 2 strategy, almost 10 to 11 minutes. Introduction, conclusion is must. It is more in-depth questions that you will find. ज़्यादा deep questions होंगे, so you'll have to find good introduction, good conclusion in it. You can write in paragraph formats, but paragraphs must be short. 2 sentence का एक paragraph, 2 sentence का एक paragraph, and every paragraph must have its own context. Means एक central point होना चाहिए इस paragraph. 2 चीजें इसमें discuss नहीं करनी, एक ही चीज एक चीज. Not 2 points 3 points नहीं करने. And prioritizing is the most important thing you do here. क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे. यू मस्ट प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर, माड़े पॉइंट नीचे. दैट इज व्हाट यू गॉट टू. 3 ही लोग रह गए ऑनलाइन में भी, बाकी सब चले गए. ठीक है. प्रायोरिटाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लॉजिकल फ्लो डायग्राम्स यू कैन, अगर मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मल्टीपल ऑप्शन मीन्स मल्टीपल चीजें पूछी हुई हैं, दिस इज दिस, इसको क्लैरिफाई करो. ऑल्सो कुछ मेजर्स दे दो. ठीक है ना. ये लिखा होता है ना कि ये चीज पूछ ली, उसके साथ पूछ लिया कि ये क्या है, इसको डिस्कस करो, साथ में एक और चीज लिख लेगी, ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स. तो 3-4 हेड्स बन जाते हैं आपके क्वेश्चन के. तो उसमें क्या करो, आप एक हेड जो आपको लग रहा है कि वीक है, जनरली सोल्यूशन वाला हेड इज अच्छा होता है, तो उसको आप इलेबोरेट करो. और अगर आप रीजंस वाला जो हेड है, या रीजन वाला जो एरिया है, उसको आप फटाफट से लॉजिक डायग्राम बना दिए. डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया वहां पे कुछ, उसके बाद आप सोल्यूशंस के ऊपर आए. बिकॉज अगेन हमें क्या चाहिए, कैसे एस्पिरेंट चाहिए जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो उस पर आप थोड़ा इलेबोरेट कर लो. ठीक है. एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, फिर सेशन को खत्म करेंगे, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं अब तक डिस्कस कर रहा था, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इन इंडिया. भारत पे महिला श्रम भागीदारी अनुपात के लिए, गिरते महिला श्रम भागीदारी अनुपात के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों का ऊपर चर्चा करें. चर्चा, डिस्कशन. So I've simply started with what, I've simply given why, and then I've simply given how. What?
व्हाट इज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन करंटली? हमने यहाँ पे देखो क्या किया, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो है कंपैरेटिवली कम है, घट गया है, मैंने लिखा है घट गया है। सो आई एम गिविंग यू अ रीसेंट एग्जांपल, एंड ये जो है रूरल एरियाज में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है ना? सो आई हैव गिवन रीसेंट ट्रेंड दिया है, इसे हम डेटा भी बोल सकते हैं। दिस इज अ डेटा दैट आई हैव कोटेड which stamps that yes it is happening. You can always give a recent example कि women recently IMF quoted that women labor participation ratio has declined drastically in India, and if not improved it is going to affect the GDP of India. हाँ, वट वाले पे? हाँ, ये तो मैंने आपको ऐसे ये इसको मैंने रिफ्रेज कर दिया है, ठीक है ना? इट इज मैंने स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे रिफ्रेज किया हुआ है, नहीं करना है, बट इट इज लुक हाउ स्ट्रेटेजिकली रिफ्रेज इट इज। ऐसे नहीं लगता कि मैंने क्वेश्चन से उठाया। तो अब ओनली एडेड इज कि वर्कफोर्स जो है इंडिया हर जगह कम हुई है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा कम हुई है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बट बेसिकली यू कैन डू इट व्हाट से, ठीक है ना? यू कैन डू इट विद व्हाट आप कर सकते हो। विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इज द नंबर ऑफ विमेन पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट विज अ वीमेन। You can define it, but definition I found it was comparatively a weaker start, so I've altogether jumped towards data or recent example. Factors, सबसे important factor है patriarchy, which I've highlighted. First prioritized point is patriarchy. Second is जो सेक्सुअल हरासमेंट है वर्क प्लेस, विच इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है? थर्ड, पुअर एंड अनइक्वल वेजेस जो मिलती हैं विमेन को विज वी मेन, कंपैरेटिवली अनइक्वल वेजेस मिलती है, पुअर वेजेस मिल रही है, ठीक है? फोर्थ, डर्थ ऑफ सुटेबल जॉब्स। फिफ्थ, इवन विमेन नाउ आर गेटिंग मोर एजुकेशन, सो दे आर एंटरिंग द वर्कफोर्स लेट, एंड ज्यादा एजुकेटेड विमेन के लिए जॉब्स भी बहुत कम है। हाँ, ये आ गया यहाँ पे सारा। लो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड द हाउस होल्ड। हम अपनी औरतों को बाहर काम करता नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? हाँ, पेट्रियार्की, ठीक है ना? मर्द का काम होता है ना घर का खर्चा चलाना, और औरत का काम क्या होता है? हाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर पेट्रियार्कल माइंडसेट, है कि नहीं? so, इसी yes you can do it, it's up to you actually how you। नहीं, ऐसे नहीं लिखना, प्लीज डू नॉट राइट दिस कि यहाँ पे पहली बात तो ऐसे नहीं लिखना कि इंट्रोडक्शन ऐसे अंडरलाइन किया उसको इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी, इसको ऐसे नहीं करना। ये वर्ड मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इनको लिखना नहीं है गाइस, इनको नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन बॉडी नहीं लिखनी है। दूसरा, इवन आपको ऐसे नहीं लिखना कि पेट्रियार्की, पहला पॉइंट पेट्रियार्की और फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, डोंट डू दिस, लुक्स वेरी, यस, looks like मैं हम 11वीं 12वीं के ना अंडरलाइन करके आंसर लिखे, डोंट डू दैट, जस्ट राइट योर सेंटेंस एंड जस्ट राइट, बीच में कहीं पे पेट्रियार्की लिखा तो उसको अंडरलाइन कर दो। सो अ रनिंग आई वुड सी पेट्रियार्की। हाँ, यस, यू whichever point you feel is important, उसमें कोई वर्ड की यू कैन अंडरलाइन इट। अंडरलाइनिंग इज जग जाहिर प्रथा, बहुत पुराने टाइम से करी आ रही है। इट इज बेसिकली साइकोलॉजी ना, विजुअल क्यूज देना एग्जामिनर को, so that he gets what you are trying to portray. Okay, solutions, solutions क्या हो सकते हैं? पहले तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एड्रेस द स्ट्रक्चरल इशू मैंने लास्ट में लिखा है। बेसिकली ये बेसिकली मैं इसको ना काइंड ऑफ मैं इसको वेटरन्स टाइप करते हैं ये लोग, जब सीनियर हो जाते थोड़े, तो क्या करते हैं जो मेन सोल्यूशन है उसको कंक्लूजन के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं, है ना? सो आई हैव ट्राइड टू डू दिस कि फाइनली दीज अबव all of the above points cannot hold ground until or unless we do structural changes in our society, ठीक है नहीं? which is to again root out patriarchy, है ना? तो कंक्लूजन में आप जो है अपना मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अनदर वो नेक्स्ट लेवल के हथकंडे अपनाने के लिए, बट यू कैन जस्ट सिंपली गिव सॉल्यूशंस एंड फाइनली गिव कंक्लूजन। होमवर्क फॉर यू पीपल, you need to write these answers, two of them,
You need to write these answers. I've already discussed them. So घर जाओ और इनको आंसर्स को लिखने की कोशिश करो. Now I'll give you another exercise इसी के साथ. यहाँ पे can you see जो मैंने पीछे बताया इसको थोड़ा सा करके देखो. Can you see the क्या हमने किया था ना, keywords, themes and directives. Can you see the directive? Tell me what is the directive here. What is the theme here? Theme क्या है? Polity, democracy. ठीक है. What is the keywords? Key pillars of successful democracy. जनरली जो स्टेटमेंट दी होती हैं ये आपको बहकाने के लिए दी होती हैं. यूपीएससी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा और उसके पूछेगा कि इस पे रोशनी डालते हुए या इसके संदर्भ में ये चीज पे रोशनी डालो. तो हमने रोशनी इसी चीज पे डालनी है, पर संदर्भ दे रखा है उन्होंने. बेसिकली क्या दिया है उन्होंने एक व्यू पॉइंट दे दिया है. यू कैन इंक्लूड इट. यस, ट्रिक इज कि आप इसे इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करके उसके बाद भूल जाओ. इसके ऊपर नहीं लिखने लग जाना है. This has nothing to do with farmer protest. This question has, can you see this question has nothing to do with farmer protest. Discuss in light of recent negotiation between farmers and government of India. इसका इससे कोई लिंक है ज्यादा? नो. बस ये बता दिया कि देखो आज आप फार्मर प्रोटेस्ट में भी गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में नेगोशिएशन चल रही है. सो क्या आपको लगता है, या इस चीज को डिस्कस करो कि बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज वो जो है डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. तो हमने करना क्या है? हमें करना तो वही है, बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज कैसे है महत्वपूर्ण हिस्सा. हमें ये नहीं करना फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर स्टार्ट, जो फार्मर का ये डिमांड उनका ये डिमांड ये दोनों आके मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखना है. यस, गॉट इट. अगर मैं इसे डिस्कस की जगह critically analyze लिख देता तो would the answer have been same or would it become different? ध्यान से सोचो इसको. डिस्कस में आंसर कुछ और आएगा एंड क्रिटिकली एनालाइज में आंसर डिफरेंट आएगा. ऐसा होगा कि सेम ही आंसर आएगा. हाँ, पर क्रिटिकली एनालाइज में क्या करोगे? हाँ, तो आपका ओरिएंटेशन चेंज होगा. ठीक है ना. If you are writing the answers as it is in discuss and critically analyze, that means you don't know the difference between both of them, and that means you'll never get good marks. So this is actually two questions I'm giving you in one question. Try to write it from both viewpoints. ये ऐसे करो, एक बंदा हांडा मंडी हो जो जिसे कहते हैं ना, अपना बड्डी सिस्टम कर लो. एक बंदा जो है डिस्कस पे लिख के आओ, एक बंदा क्रिटिकली एनालाइज लिख के आओ, फिर दोनों एक दूसरे को दिखाओ कि हम दोनों के बीच में फर्क क्या था. वो फर्क से आपको जो है इस चीज का फर्क पता चलेगा कि डिस्कस और क्रिटिकली एनालाइज के बीच में फर्क क्या है. दोनों ट्राई करके देख लो. अब जब आपके पास साथी नहीं होगा तो खुद ही करना पड़ेगा फिर तो. हाँ, कोई चक्कर नहीं, वो आपके ऊपर है. मैं वही कहा ना, मतलब देखो बेसिक्स मैं बता दूंगा, चलना तो आप ही को है. ठीक है ना. दोनों खुद भी कर सकते हो, बट पता क्या होगा, खुद ना हाइंडसाइट बायस होगा. साइकोलॉजी पढ़ी किसी ने? हाँ, तो हाइंडसाइट बायस होता है कि मुझे पता है पीछे से क्या होगा. अब आपने डिस्कस में लिख लिया तो मुझे पता है कि मैंने डिस्कस में क्या लिखा हुआ है और मैं क्रिटिकली एनालाइज में उसे कैसे, वो पता है ना आपको, वो कर लिया. जब कोई दूसरा लिखेगा तो आपको उसकी व्यू पॉइंट का नहीं पता होगा. देन यू कैन गेट सम फ्रेश एनलाइटनमेंट, है कि नहीं. सेकेंडरी promulgation of ordinances is an assault to democratic structure of our constitution. Analyze. ठीक है. अभी एनालाइज की जगह यहाँ पे भी क्रिटिकली एनालाइज कर दो. You can write this answer. Yes, can be done. Analyze में जो है, अगेन एनालाइज में आप कंपैरेटिवली, डिस्कस में ऑलमोस्ट द सेम. डिस्कस में भी आप पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे हो, एनालाइज में भी आप पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलमोस्ट सेम है. नहीं, डिस्कस में भी आप दोनों ही चीजें सेम है. डिस्कस में आपका मोर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया. एनालाइज में जो है आपका मोर यू कैन से यू गो थोड़ा डीपर इसमें ना, या कोई एनालाइज जनरली हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है.
ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में एनालाइज यूज होता है, कंपैरेटिवली नॉर्मल सिचुएशंस में हम लोग डिस्कस को यूज करते हैं, पर ऑलमोस्ट वन एट द सेम थिंग। ठीक है, लिख के देखो इसको एंड देन सी व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पहला टॉपिक था दैट दिस इज द फर्स्ट बेसिक क्लास ऑफ आंसर राइटिंग, एंड वंस दिस क्लास इज डन नाउ यू आर बोथ free as well as bound to write answers. ठीक है कि नहीं? So we will not do like one answer a day, we don't require that, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना एक आंसर हर रोज लिखना है, सो उससे क्या होगा, यू विल फील अ बर्डन ऑन योरसेल्फ, है ना, एंड बर्डन में कभी बंदा इंप्रूव नहीं करता है। सो विल लाइक डिस्कस वन क्वेश्चन एवरी वीक, हर एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करूंगा क्लास से पहले, आई जस्ट कम एंड आई गिव यू वन क्वेश्चन and you go home and you write this question down, exchange it with your friends, you can show it to me also, एक कॉपी लगा लो, उस पे भी कर सकते हो, your call। कॉपी लगा के the only thing is you'll have data of how you're improving। पहले एक महीने you'll write shitty answers, but after 1 month you'll start improving drastically and dramatically, and 6 महीने में you will become कि भाई मेरे को प्री निकले मेरा मेन जरूर निकल जाएगा। गुड इनफ, बहुत है आज के लिए, बंद करें फिर। ओके गाइस, सो फाइनली एनी काइंड ऑफ डाउट्स कोई आपके हैं मन में तो मुझे बताओ, कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ आपको लग रहा हो कि मुझे और पूछना है, इफ नॉट आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। ऑफलाइन वालों का तो सब बढ़िया। 50 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड, वेरी गुड क्वेश्चन है, 150 वर्ड का क्वेश्चन है और आपने 100 वर्ड लिखे, डज नॉट मैटर, 130 does not matter, 110 does not matter, 100 does not matter. Quality of answer on any given day will be given an upper hand as far as or vis-a-vis quality is or quantity is concerned. Even 150 वाले में आप 150 तो लिमिट दे दी कि इससे बाहर नहीं जाना है। You can write it in 100 also. You can write it in 110 also. 20 में भी लिख सकते हो। पेज लिमिट होता है, बिल्कुल होता है। एक क्वेश्चन के बीच में दूसरे क्वेश्चन के बीच में पेज लिमिट होगा, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पे लिमिट दिया होगा। पहले पढ़ के फिर लिख सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, इसका आंसर देता हूं मैं, रुक जाओ अभी। सो दिस इज एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली, बट इसी तरह से आपको कुछ जो है पेज का लिमिट मिलेगा। वहां पे क्या होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन लिखा होगा इंग्लिश हिंदी में, देन इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में लिखा होगा। सो इतना ही एरिया है आपके पास लिखने के लिए, ऑटोमेटिकली लिमिट सेट हो जाता है। आंसर शीट में वो नीचे स्पेस देते हैं, क्वेश्चन डालते हैं ऊपर। प्लेन पेपर होता है जी, नहीं ऐसे में तो मजा ही आ जाएगा ऐसा नहीं होता है, लाइन वाला पेपर नहीं होता है बॉस, प्लेन होता है। फिर ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, सीधा ही जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस भी प्लेन पेपर में ही करनी है। यस, गुड। सो ये आपको करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था तुम्हारा। सो हाँ, नंबर डज नॉट मैटर, क्वेश्चन डज नॉट मैटर। आपके लिए लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिमिट से ज्यादा, इवन अगर यहाँ पे आपका जो है 150 वर्ड खत्म हो जाता है, अगर नहीं यार और लिखती हूँ, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ तक जाओगे, यू राइट 150 वर्ड में 180 वर्ड लिखोगे तो नेवर बी एबल टू कंप्लीट इन 7 और 8 टाइम, और लास्ट में आपके 3 या 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे जो यहाँ पे आपने 30-30 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे। दिस इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो चलो ठीक है, तुम्हें तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कोई नहीं। सो विल सी आंसर्स में दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, क्वेश्चन वाज सर पहले पढ़ के फिर लिख सकते हैं आंसर? यस, मैटर ऑफ फैक्ट अभी पहले पढ़ के ही आंसर लिखो, क्योंकि अभी आपका कंटेंट का डर है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है ना, तो कंटेंट का आपके पास जो है वो ज्यादा नहीं है, बहुतायत नहीं है, बल्कि डर्थ है। तो आप अभी जो है पढ़ के लिख सकते, कोई टॉपिक है उसके बाद 4-5 चीजें पढ़ी, उसके बाद आप उसके ऊपर आंसर लिखो। यू कैन डू दैट, इट इज एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस। डिमोटिवेट नहीं होगी यार मेरा तो पेन ने टक गया पहले सेंटेंस के बाद, क्या करूं? सो ट्राई टू हैव मोर एंड मोर, सी मोर एंड मोर पॉइंट्स ऑन इट। नहीं नहीं नहीं, जीरो वोकैब,
जीरो वो कैब, कोई फ्लावरी वर्ड नहीं लिखने, कोई कुछ नहीं लिखना है. इफ यू कैन डू इट एंड इफ यू कैन जस्टिफाई तब ठीक है, अगर नहीं लिख सकते तो तेल लेने गया. हाँ नहीं कोई चक्कर नहीं, कर दो लंबा. rather than writing a faulty word आप लिख दो उसको, कुछ नहीं होता. अपना इंटेंट इज कि जो इन्फॉर्मेशन अपने को डालना है वो अपने दिमाग में जाना चाहिए, वो एग्जामिनर के दिमाग में जाना चाहिए. दैट इज व्हाट वी गॉट टू डू. ओके. नहीं 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 नहीं, वो वही तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा कि आपको पहले ही पता चल गया कि मैंने 200 110 120 130 वर्ड लिखा है. एवरेज पता चल जाएगा आपको 130 वर्ड लिखे होंगे. आपको देखो ऐसे एक दो हम लोग जनरली कैसे करते हैं स्टार्टिंग में, वी राइट, है ना. आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 मैंने वर्ड लिखे, 7 वर्ड तीसरी में लिखे, 8 वर्ड या 9 वर्ड मैंने जो है 3 लाइनों में. सो जस्ट पहली 3 लाइनों में देखो कितने वर्ड लिखे, एवरेज निकालो 7 वर्ड पर लाइन, देखो एवरेज 25 वो लाइंस लिखी है मैंने, यू विल गेट द आइडिया. ओके. हाँ जी गाइस, एनी प्रॉब्लम किसी को, और कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो? यू कैन डू दैट. हाँ हाँ यू कैन डू दैट. 150 वर्ड आपके यहीं खत्म हो जाएंगे, तो यू कैन डू दैट. 2-3 वर्ड्स डजंट मैटर इन लाइन, अगर छोड़ भी दो 5-6 पैराग्राफ ही लिख पाओगे, तो 5 अगर 5 3 जा 15 18 लाइन 18 वर्ड्स ओनली. इट डजंट मैटर. 250 वर्ड के लिए आपको एक पेज एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, चल जाएगा काम. अगेन बाकी जो आपके प्रॉब्लम डाउट आ रहे हैं ये बेसिकली जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तब दूर होंगे धीरे धीरे. वंस यू गो वेटरन इन इट, व्हेन आई विल फाइंड कि आप आंसर्स अच्छे लिख रहे हो, तब आपको अपने आप इनोवेशंस आएंगे. नहीं तो फिर मैं बताता रहूँ इनोवेशन कैसे कर सकते. ठीक है. माई टेक इज वो एक कॉपी बनवा लो, एक स्पायरल कॉपी बनवा लो, जैसे स्पायरल कॉपी इनके पास है ना, ऐसी स्पायरल कॉपी बनवा लो. स्पायरल कॉपी जो है वो बनवा लो, वो हमने उसको दे रखी है, जो सामने फोटोस्टेट वाला है, लाइक इस डॉक्यूमेंट जोन है उसका नाम, ये सामने फोटोस्टेट वाला है, उससे ना स्पायरल बनवा लो. वो आंसर शीट की स्पायरल बना के आपको दे देगा, यही चीज की स्पायरल बना के दे देगा. ठीक है ना. फॉर बेसिकली जब आपको बड़ा आंसर लिखना है तो आपको 1 2 4 पेज छोड़ने हैं, मतलब 2 पन्ने छोड़ देने हैं. हाँ बस जैसे आपने बस ये 2 पन्ने छोड़ दिए. ठीक है. और स्टार्ट ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको काट देना है. देन उसके बाद मैं अगले उसमें आपको चेक कर दूंगा. एंड जब आप 150 वर्ड का क्वेश्चन लिख रहे हो, 150 वर्ड का आंसर लिख रहे हो, तब आप एक पन्ने में ही इसे लिख दो. ओके. तो देन यू विल बी एबल टू ट्रेस. जब आप 4 महीने बाद उसी कॉपी को दोबारा खोल के देखोगे, उसमें देखोगे हाय ये पहले दिन का आंसर मैंने लिखा है, और तब अपने आप पे हंसोगे. देन यू विल गेट टू नो कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है. वरना पता नहीं चलेगा, वरना आप मुझे पेज दोगे, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी पेज घुमा देता हूँ. मॉर्निंग वालों के बड़े तंग है कि वो सर आपको पेज देते हैं और आप घुमा देते हो, तो क्या कर सकता हूँ भाई कुछ में. दैट इज माई प्रॉब्लम, बट अगेन घूम जाते हैं तो क्या करें. सो ट्राई टू हैव अ कॉपी, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. कॉपी नहीं घूमती जल्दी, घूम तो वो भी जाती है मुझसे, पर कंपैरेटिव नहीं घूमेंगे. ओके. सो चलो ठीक है, थैंक यू गाइज. आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल. जो ये 150 वर्ड्स पे लिखने की कोशिश, गो फॉर 150 वर्ड्स. ठीक है. चलो ठीक है गाइज. हैं व्यूज अपने देने हैं कि नहीं, जो टॉपिक मैंने आपको देना उसमें आपके जनरलाइज्ड व्यूज ही होंगे, अपने व्यूज का कोई पता नहीं चलेगा. थोड़ा सा पढ़ोगे यू विल फाइंड जनरलाइज्ड व्यूज.